आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर रहे हैं। उसको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। क्वेश्चंस इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट किस लेवल तक का क्लियर है ये जांच सके। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उसका सोल्यूशन देखते समय आप पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी भी, एक्सप्लेन भी करूंगी और अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो उसी समय आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों कल क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। सोल्यूशन क्या था? इन फीमेल्स द यूटेरिन वॉल थिकन्स टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, यानी फर्टिलाइज्ड एग निषेचित अंड को ग्रहण करने के लिए जो गर्भाशय की अंदरूनी दीवार है वो उसकी परत मोटी हो जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द टारगेट साइट, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं और जहां पर जिस ऑर्गन में उसकी जरूरत होती है वहां तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, है ना। सी था द 6 हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है जो आपको विजिबल होते हैं, जो आपको दिखाई पड़ते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे शारीरिक परिवर्तन जो आप बाहर से देख सकते हैं, जिनसे आप ये पता लगाते हैं कि हाँ ये अमुक इंसान लड़का है और ये लड़की है ना। सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का होना, ये क्या है? दाढ़ी और मूंछ का होना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है, यानी कि वो आप देख करके बता सकते हैं कि यदि दाढ़ी मूंछ है तो ये मेल है ना। उसको आप सेकेंडरी सेक्सुअल द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट होता है जिसके कंट्रोल में लैंगिक हार्मोन्स का रिलीज होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्क्रीन पर आपको इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ मैं उन्हीं बातों को आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ और हिंदी में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप साथ साथ समझते चले, या तो आप साथ में समझ लें, साथ में ही लिख लें, या आप पहले समझ लें उसके बाद इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर के आधार पे चैप्टर नंबर लिखेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और उसके बाद लिखेंगे परीक्षा प्रयोगी प्रश्न या इंपॉर्टेंट प्रश्न, या लिखेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस या एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। ये एक तरीके का आपके पास रिवीजन का आधार है। मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा चुकी हूँ, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैं लाई हूँ आपके लिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गिव अ सुटेबल वर्ड, यानी कि ये मैंने आपको ABCD में करके दिखाया है, लेकिन ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं अलग अलग। एक एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके के स्टेटमेंट से पूछा जाता है कि 1 वर्ड आंसर दीजिए, केवल एक ही शब्द में उत्तर को पूरा कीजिए। गिव अ सुटेबल वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी दिए गए निम्नलिखित कथन के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए निम्नलिखित कथन के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है द साइट विच रिस्पॉन्ड्स टू अ हार्मोन। द साइट विच रिस्पॉन्ड्स टू अ हार्मोन, ऐसी जगह जो किसी हार्मोन से क्या होती है, जो किसी हार्मोन के पहुंचने पर रिस्पॉन्ड करती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका टारगेट साइट। वो क्या कहलाती है? वो टारगेट साइट कहलाती है।
ऑप्शन नंबर बी है, उसके लिए भी आपको वन वर्ड देना है। नेम ऑफ अ ग्लैंड विच ट्रांसपोर्ट्स सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स, यानी कि उन ग्लैंड्स का नाम बताइए जिसमें हॉर्मोन्स का सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू होता है, यानी कि नलिका युक्त ग्रंथियां ये होती हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक ग्रंथियां होती हैं जो डक्ट्स वाली होती हैं और दूसरी ग्रंथियां होती हैं जो डक्टलेस होती हैं, है ना। तो आपको डक्ट वाली ग्रंथि का नाम बताना है, किसी एक ग्रंथि का नाम बताना है। मैं आपको 3 बताती हूँ, इसमें से आपको कोई एक ही, वहां पे यदि एक पूछा जाए तो एक ही लिखना है। ऑप्शन नंबर बी में स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि स्वेद ग्रंथियां, यानी कि जिन ग्रंथियों से पसीना होता है वो वाली ग्रंथियां। सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार ग्रंथियां, जो आपके मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब आप आगे की क्लासेस में पहुंचेंगे तो उन लार ग्रंथियों के बारे में भी आपको बताया जाएगा, उनके नाम भी बताए जाएंगे। आपके मुंह के अंदर जो पानी के जैसी कोई भी स्वादिष्ट चीज आप देखते हैं खाने की, या इवन आप किसी खाने की चीज के बारे में सोचते भी हैं, तो केवल सोचने भर से, देखो शरीर जो है ना हमारा बच्चों, वो रसायनों से ही मिलकर के बना हुआ है। हमारा शरीर जो है वो रसायनों से ही मिलकर के बना हुआ है। तो इसलिए मतलब केवल कोई काम करने से ही नहीं असर पड़ता, यदि आप उसको सोच भी लेते हैं ना तो उसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, जैसे किसी को पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, मान लीजिए किसी को पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, तो केवल पनीर की सब्जी बनी हुई देख करके ही नहीं मुंह में पानी आएगा। यदि वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद है तो पनीर की सब्जी के बारे में सोच करके भी उसको मुंह में पानी आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि मुंह में पानी आ जाना। एक्चुअल में वो क्या होता है? क्या पानी होता है? वो नहीं, वो होता है हमारे मुंह में, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने वाली जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। हमारे मुंह में 3 जोड़ी यानी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं? डक्ट वाली, नलिकाओं वाली ग्रंथियां होती हैं। तो एक मैंने आपको बताया स्वेद ग्रंथियां जो नलिकाओं युक्त होती हैं, स्वेद ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड्स जिससे पसीना निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जिससे लार निकलता है, और ऑयल ग्लैंड्स जो हमारी त्वचा पे पाई जाती है। ऑयल ग्लैंड्स जिसमें क्या निकलता है? जिससे तेल। कभी आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, क्या होता है कि आप रात में सोते हैं और जब सुबह सो के उठते हैं, या आपने मुंह साबुन से धोया और 2 घंटे के बाद आप क्या देखते हैं कि आपके फेस पे आपने हाथ लगाया, अपने नाक के पास हाथ लगाया, तो आपको अपने हाथ में ऑयल दिखाई पड़ता है। क्या वो ऑयल आपने ऊपर से लगाया था? नहीं। गर्मी के दिनों में थोड़ा ज्यादा होता है, ठंड के दिनों में थोड़ा सा वो कम होता है, लेकिन फिर भी जिसकी ऑयली स्किन होती है उसके फेस पे वो ऑयल अपने आप नेचुरली दिखाई पड़ने लगता है। वो कहाँ से आपकी त्वचा पे आ जाता है? वो ऑयल ग्लैंड्स से सिक्रेटेड ऑयल होता है जो आपके शरीर में पहले से मौजूद है ना। तो इसी ऑयल ग्लैंड्स के ही, कभी कभी ऑयल ग्लैंड्स के ही ठीक तरीके से क्लीन ना होने से या भर जाने से फिर मुहासे और पिंपल्स ये वाली समस्याएं भी सामने आती हैं, और इसी किशोरावस्था की उम्र में ही ये समस्याएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं, है ना। तो 3 ग्रंथियों के बारे में आपको बताया मैंने, जिनका क्या काम है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और ये कैसी होती हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं नेम ऑफ अ ग्लैंड। एक ही ग्रंथि का नाम पूछा गया है, आपको 3 ग्रंथियों के बारे में बताया मैंने। आप क्वेश्चन पूछे जाने पर यदि एक पूछा गया है तो एक ही लिखेंगे, 2 पूछा गया है तो 2 ही लिखेंगे। Sweat glands, salivary glands and oil glands are which glands which transport secretions through ducts, जिसमें जो सिक्रीशन होता है, स्रावित पदार्थ होता है, वो डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। सी देखेंगे, केमिकल्स विच कंट्रोल चेंजेस एट एडोलेसेंस स्टेज
ऐसे केमिकल्स जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कर रही हूं मैं। इस ऐसे रसायन जो किशोरावस्था के समय में होने वाले हमारे शारीरिक परिवर्तनों को नियंत्रित करने का काम करते हैं या एडोलेसेंस स्टेज में आपके शरीर में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ऐसे रसायन क्या कहलाते हैं? ऐसे रसायनों को हम कहते हैं हार्मोन्स। ऐसे रसायन क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे रसायन हार्मोन्स कहलाते हैं। ऐसे रसायन क्या कहलाते हैं? ऐसे रसायन हार्मोन्स कहलाते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। कौन सी ऐसी घटना के बारे में पूछ रहा है? कौन सी ऐसी घटना है जो प्रजनन वाला जो अवधि है उसकी शुरुआत डिसाइड करता है? कौन सी ऐसी घटना है जो प्रजनन की शुरुआत की जो प्रजनन की जो अवधि होती है, प्रजनन की उम्र को डिसाइड करता है, यानी कि जनन योग्य यदि जीव हो गया तो कौन सी ऐसी घटना है जिससे ये चीज पता चलेगी? और ये हम बात कर रहे हैं मनुष्यों के बारे में, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए पूछा जा रहा है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड, इट इज प्यूबर्टी। ये क्या है? ये है प्यूबर्टी। एक वन वर्ड आंसर देना है तो वहां पे आपको लिखना है ये क्या है? प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस एंड एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऐसे हार्मोन का नाम लिखना है जो आपका टेस्टिस से रिलीज होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। 1 मार्क क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नोट करेंगे। टेस्टोस्टेरोन क्या है? लर्न करने का तरीका, टेस्टिस है इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, तो क्या लिखेंगे? टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस ऑन द ऑनसेट ऑफ एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि शारीरिक परिपक्वता जब हो जाती है उस टाइम पे टेस्टिस के द्वारा, वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको भी नोट करेंगे बच्चों। और ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 9 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी आप नोट करेंगे। जो भी आपकी किताब में चीजें दी गई हैं बच्चों, वो सारी अगर मेरा कहा माने तो आपको सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी आपके सिलेबस में दी गई हैं चीजें, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उसको वो आपको लर्न होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आपको तुरंत ही उसका समाधान अवश्य कर लेना चाहिए। चाहे वो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप अपने शिक्षकों से बात करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से। पर आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो, क्योंकि आप क्लास 8th में हैं, तो इस समय जो कंफ्यूजन बन जाती है बच्चों, वो जल्दी से क्लियर नहीं होती। तो इसलिए सही बातों को ही समझना है आपको। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो ठीक नहीं होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो हर फील्ड्स में आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उन एक्सपर्ट से ही एक्सपर्ट सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी अजम्पशन नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, चाहे वो आपकी शारीरिक समस्या हो, आपकी मानसिक प्रॉब्लम हो, या सामाजिक परेशानी हो, या ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप किसी और से नहीं कह सकते हैं, वो भी किसी एक्सपर्ट से ही। उसमें आपके माता पिता भी आते हैं, आपके बड़े लोग भी आते हैं, आपके टीचर्स भी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, नेम द फीमेल हार्मोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या है? टेस्टिस क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, जिससे
नर जननांग का भाग है जिससे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है और ये बॉयज में होता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, नेम द फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। ऐसे फीमेल हार्मोन का नाम बताना है जो ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। और उन हार्मोन्स का नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, दो हार्मोन्स होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा ईस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टिस से सिक्रीट और ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो ओवरीज से सिक्रीट होता है। ये कैसा है? ये एक फीमेल हार्मोन है, यानी कि फीमेल्स की बॉडी में ये सिक्रीट होता है। ओवरीज क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है और जिसके कारण मेमोरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैच द हार्मोन्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर डेफिशिएंसी डिजीज गिवन इन कॉलम बी। तो नोट करेंगे, देखेंगे। देखिए, कॉलम ए में हार्मोन का नाम दिया गया है और कॉलम बी में उससे होने वाली प्रॉब्लम के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उससे क्या परेशानी होती है? सॉल्ट का इम्बैलेंस होता है इसमें। और थायरॉक्सिन हार्मोन किस कारण से होता है? इसमें सॉल्ट का इम्बैलेंस हो जाता है आपके शरीर में। ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म हो जाता है, यानी कि लंबाई जो है वो नहीं बढ़ती है। इंसुलिन हार्मोन, यदि आपके शरीर में सिक्रीशन प्रॉपर ना हो रहा हो तो आपके शरीर में डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको कॉमनली सामान्य तौर पे हम शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके शरीर में क्या होता है? आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है ना, उसका लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में भी बढ़ सकता है, यूरिन में भी बढ़ सकता है और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है ना। तो ऐसे रोगी को फिर परहेज करने के लिए बोला जाता है। शुरुआती दौर में उनको चीनी से बनी हुई चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, मीठा खाने के लिए मना किया जाता है और यदि ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो इंसुलिन हार्मोन क्या किया जाता है बच्चों? पहले तो दवाइयों के रूप में पिल्स और टैबलेट्स के रूप में दवाइयां दी जाती हैं और यदि स्थिति गंभीर हो तो फिर इंसुलिन के डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, खाने के जस्ट पहले भी और खाने के जस्ट बाद भी। इंसुलिन का इंजेक्शन यदि किसी व्यक्ति को लगने लगे तो इसका मतलब यह है कि उसका डायबिटीज का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी वो गंभीर अवस्था में आ चुका है। और आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बताऊं कि जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो कभी हाथ में या पांव में या बैक पे नहीं लगते। इंसुलिन का इंजेक्शन सीधा आपके पेट में ही लगता है। खाने के जस्ट पहले और खाने के जस्ट बाद इंसुलिन का इंजेक्शन आपके डायरेक्ट पेट पे लगता है ना। तो ये क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है ना, जो भोजन में मौजूद जो शुगर वाला तत्व है, मीठा तत्व है, उसको ब्लड में घुलने से रोकता है और इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है जिससे वो बैलेंस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला ऑलवेज ईट ओनली दाल एंड राइस इन एवरी मील। लीला नाम की एक लड़की है जो हर बार जब भोजन करती है तो केवल दाल और चावल खाती है ना। शी ऑफन फॉल्स इल, वो जनरली क्या होती है? बीमार पड़ती रहती है। एंड हैज बिकम प्रोन टू डिजीजेस, और कैसी हो गई है? रोग, मतलब ऐसी हो गई, रोगी टाइप हो गई है, वो रोगों को जल्दी जल्दी इनवाइट करती रहती है। कैन यू सजेस्ट चेंजेस इन हर डाइट? क्या आप उसको उसके भोजन में क्या परिवर्तन करना चाहिए ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं? विच कैन मेक हर हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। तो उसके भोजन में ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए जिससे वो स्वस्थ हो जाए और रोग मुक्त भी हो जाए, है ना।
तो अब इसको आपको सोचना पड़ेगा, है ना। आपने क्लास 6 से ही फूड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। फूड में क्या होता है बच्चों, भोजन जो है आपका, भोजन ही कह सकते हैं आप कि भोजन ही आपके जीवन का आधार है। भोजन ही आपकी जो डेली एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। खाने से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और खाने से ही हमारा शरीर भी बनता है ना। तो अगर लीला नाम की लड़की है जो दाल और चावल, हर बार भोजन में दाल और चावल ही खाती है, तो उसको क्या चीज वो ग्रहण कर रही है ना। आप सबको पता है कि जो हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें एक्चुअल में हमारे शरीर को उस खाने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअल में हमारे शरीर को उस खाने के अंदर मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है ना। वो प्राकृतिक तौर पे हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम उसको चबा चबा के अच्छे से खा लेते हैं, और उन पोषक तत्वों को तोड़ करके हमारा शरीर उसको यूज करता है, और उससे क्या होता है, उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, आपका शरीर बनता है, आपका शरीर बढ़ता है, आपका शरीर मजबूत होता है। तो यदि लीला दाल और चावल खा रही है हर बार भोजन में, इसका मतलब क्या हुआ कि दाल से वो प्रोटीन्स इनटेक कर रही है अपने शरीर में, और चावल प्योर कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो यानी कि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का इनटेक कर रही है, लेकिन फिर भी वो बार बार बीमार हो रही है, टाइमली ठीक नहीं हो रही, और जल्दी जल्दी बीमार हो रही है। तो उसके शरीर में किस चीज की कमी हो सकती है। तो फूड लीला टेक्स एवरी डे कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिल रहे हैं, चावल से, और दाल से क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए उसको, टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज लीला शुड ईट, लीला को खाना चाहिए क्या, भोजन ऐसा, फूड विद विटामिन एंड मिनरल्स, ऐसा भोजन जो जिसमें क्या हो, ऐसा भोजन जिसमें विटामिन और मिनरल्स मौजूद हों। ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो भरपूर हों। और विटामिन और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, शी शुड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसको थोड़ा ज्यादा मात्रा में अपने भोजन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, है ना। वेजिटेबल्स से हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं, और फलों से भी हमें विटामिन्स मिलते हैं, और कुछ मात्रा में मिनरल्स भी हमारे शरीर को मिलते हैं, है ना। ये जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये सारे हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में इनकी आवश्यकता होती है, यानी ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कैटेगरी में आते हैं, और इनकी हमारे शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन यदि वही थोड़ी मात्रा ना मिले तो क्या होता है, यदि वही थोड़ी मात्रा ना मिले तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियां होने लगती हैं, और शरीर की क्या कमजोर होती है, प्रतिरक्षा तंत्र। जो ये लीला नाम की लड़की है, ये दाल चावल खाती है डेली, घर का बना ही दाल चावल खाती है, लेकिन क्यों बार बार बीमार हो रही है, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद जो रोगों से लड़ने वाली शक्ति है, जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति को हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, या प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो वो चीज उसके शरीर में उसकी कमी है, उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, इसलिए क्या होता है, वो बार बार बीमार पड़ने लगी, है ना। तो उसको अपने खाने में क्या शामिल करना चाहिए, उसको अपने खाने में अलग अलग विभिन्न प्रकार की सब्जियां आती हैं वो शामिल करना चाहिए, उसको अपने खाने में फ्रूट्स को भी शामिल करना चाहिए, है ना। तो वेजिटेबल्स में वो क्या शामिल कर सकती है, वो वेजिटेबल्स में पालक शामिल कर सकती है, वो वेजिटेबल्स में गाजर शामिल कर सकती है, खीरा, मूली, टमाटर, शिमला मिर्चें अलग अलग कलर में जो आती हैं, पत्तेदार सब्जियां, है ना, बहुत सारी चीज, सेम है, बीन्स है ना। तो अलग अलग चीजों में, गोभी है, अलग अलग चीजों में
अलग अलग विटामिन पाया जाता है और कुछ मात्रा में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और पानी भी भरपूर मात्रा में उसको लेना चाहिए जिससे मिनरल्स की कमी उसके शरीर में पूरी हो सके और अलग अलग तरीके के विटामिन की कमी भी पूरी हो सके। और उससे क्या होगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे वो जब भी कोई रोग आएगा तो उसका शरीर लड़ करके रोग को हराएगा और वो बीमार नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mention any two features each that are seen in boys and girls each to distinguish them from each other at puberty। यानी कि कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में पूछा जा रहा है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, जिससे क्या होता है, जिससे लड़का और लड़की की पहचान की जा सके, यानी कि वो अलग क्यों दिखने लगते हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं। तो टू फीचर्स सीन इन बॉयज एट प्यूबर्टी आर, क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स यानी दाढ़ी और मूंछों का आना, और वॉइस बिकम्स हॉर्स, उनकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये दो लक्षण हैं जो देखे जाते हैं बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम में। और गर्ल्स में क्या है, गर्ल्स में टू फीचर्स सीन इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी आर ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। ये दो लक्षण हैं जो गर्ल्स में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, वी शुड अवॉइड टेकिंग मेडिसिन ड्रग्स अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, गिव रीजन। हमें दवाइयों को और ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए यदि वो किसी डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब ना की गई हो। मतलब कहने का ये है कि किसी भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना हमें किसी भी तरीके की दवाई या मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। उसके कारण क्या हैं, कारण जानने की कोशिश हो रही है। तो वी शुड नॉट टेक मेडिसिन ड्रग्स अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर बिकॉज सम मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट्स। आप सबको पता है कि जो दवाइयां हैं वो केमिकल्स से बनी हुई होती हैं और हमारा शरीर भी केमिकल्स से ही मिलकर के बना हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट पैदा करती हैं, यानी कि कुछ फायदे के साथ बहुत सारा नुकसान भी दे देती हैं। तो यदि बहुत आवश्यक ना हो तो उन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए, या अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग दवाइयां डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, या स्थिति को और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए अलग तरीके की दवाइयां। तो डॉक्टर जो है वो क्या है, वो रोगों का एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कौन से रोगी को कौन सी दवा देनी है, कितने पावर की दवा देनी है, कितने mg की दवा देनी है ना। तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना कभी भी दवाइयां जो है, किसी भी तरीके की कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए, उसके हमेशा ही साइड इफेक्ट होते हैं। और ये खास तौर पे किसके कारण होता है, ये खास तौर पे एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा होता है, जिसमें आपको गोलियों के रूप में मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो मार्केट में बहुत तेजी से बिक रही थी, जैसे कि कॉम्बीफ्लेम एक दवा है जो मार्केट में दर्द की दवा के रूप में बहुत चलन में थी, लोग खा रहे थे, और उस पर बाद में रोक लगाई गई। ये पता चला कि उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए दवाइयां वो खाएं जिनके साइड इफेक्ट्स कम हो, और ये बताएगा कौन हमें, ये बताने का काम डॉक्टर का है। तो इसलिए डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना कभी भी दवाइयों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। और वी शुड नॉट टेक मेडिसिन और ड्रग्स अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर बिकॉज सम मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स। विपरीत प्रभाव भी हो जाते हैं, जिसको हम दवा का रिएक्शन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपके शरीर को उस दवा की आदत पड़ जाती है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, एक उदाहरण के तौर पे, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फ्रीक्वेंटली सर दर्द होने लगता है, उन्होंने एक सर दर्द की मेडिसिन खुद से चूज कर ली और रेगुलर वो खाने लगे, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा, उनके शरीर को पता है कि जब सर दर्द होगा तो ये मेडिसिन ये व्यक्ति लेगा और उसके बाद सर दर्द बंद होगा। तो इसके बाद क्या होगा, उनके शरीर को उस मेडिसिन की क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी, या उसको हम कह सकते हैं कि लत लग जाएगी।
तो उससे क्या होगा कि उससे जब तक वो व्यक्ति वो दवा नहीं खाएगा तब तक सर दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, या सर दर्द की दूसरी दवा खाने पर भी सर दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि शरीर को उस चीज की डिमांड होने लगेगी, है ना। तो इसलिए कभी भी प्रेस्क्राइब किए बिना डॉक्टर के मेडिसिन को लेना नहीं चाहिए। One can get addicted to drugs which ruin our health and happiness. और अगर ड्रग्स का एडिक्ट हो जाए कोई व्यक्ति तो उससे हमारे स्वास्थ्य की बर्बादी हो जाती है, और यहाँ तक कि परिवार में जो खुशियां हैं वो भी बर्बाद हो जाती हैं। और अगर किसी बच्चे को ये परेशानी हो जाए तो माता पिता यानी कि जो नॉर्मल लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो इसलिए ये सब समझदारी से काम करना चाहिए और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, a few of Paheli's classmates eat potato chips and burgers regularly during the recess at school. यानी कि जब स्कूल में लंच टाइम होता है, जब इंटरवल होता है बीच में, तो उस टाइम पे बहुत सारे क्लासमेट्स थे पहेली के, या कुछ क्लासमेट्स हैं पहेली के, जो केवल रेगुलर तौर पे बर्गर्स और पोटैटो चिप्स खाते हैं, आलू के चिप्स और बर्गर्स खाते हैं। आर दे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स? और कारण पूछा गया है। तो पोटैटो चिप्स और बर्गर्स क्या हैं? ये तो नहीं कहूंगी कि नुकसानदायी हैं, लेकिन पोटैटो चिप्स में और बर्गर्स में क्या होती है, पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है ना। पोषक तत्वों की मात्रा उसमें बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटैटो चिप्स एंड बर्गर्स हैव लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू, दे आर नॉट द गुड फूड्स। ये गुड फूड्स की कैटेगरी में नहीं आते, या अगर हम भोजन के कैटेगरीज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जंक फूड की कैटेगरी में भी आते हैं। तो यदि एक लंच बॉक्स, एक आइडियल लंच बॉक्स कैसा होता है बच्चों, एक आइडियल लंच बॉक्स में कुछ फ्रूट्स रखे जा सकते हैं, कोई सब्जियों से भरा हुआ या दाल से भरा हुआ पराठा रखा जा सकता है, उसके साथ थोड़ा मक्खन रखा जा सकता है, या घी लगी हुई रोटी रखी जा सकती है, कोई हरी सब्जी रखी जा सकती है, या चावल से सब्जियां डाल के बनाया गया चावल रखा जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो लंच के टाइम के लिए रखे जा सकते हैं, और जो क्या होंगे, टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होंगे, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक भी होंगे, और उसमें क्या होंगे, विटामिन और मिनरल्स, पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो भरपूर होगी। और यदि पोषक तत्वों की मात्रा भोजन में भरपूर होगी तो क्या होगा, बच्चों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स लिस्टेड इन द बॉक्स। 4 वर्ड्स दिए गए हैं और इनको छांट करके आपको इन चारों फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। इन चारों फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। डीप, डक्टलेस, न्यूट्रिएंट्स एंड थायरॉक्सिन। डीप, डक्टलेस, ऑप्शन नंबर ए है क्या, द मील दैट इंक्लूड्स ऑल डैश इज अ बैलेंस्ड डाइट। द मील दैट इंक्लूड्स ऑल डैश इज अ बैलेंस्ड डाइट। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व हैं समान मात्रा में, ठीक मात्रा में पोषक तत्व हैं, वो संतुलित भोजन कहलाता है। तो यहाँ से क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो नंबर 1 में भरा जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे द मील दैट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इज अ बैलेंस्ड डाइट। बी, insufficient production of dash in the tadpoles leads to their incomplete development। यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका सिक्रीशन अगर सही मात्रा में ना हो, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो, तो टैडपोल जो है वो फ्रॉग में उसका मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण सही तरीके से नहीं हो पाता या अपूर्ण विकास होता है।
वो कौन सा है? वो है आपका insufficient production of thyroxine in the tadpoles leads to their incomplete development. Next देखेंगे, endocrine glands are also called dash glands, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, उनको और दूसरे किस नाम से जानते हैं, है ना? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन डायरेक्ट रुधिर में करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में पहुंचते हैं वो हार्मोन्स, और टारगेट साइट्स तक किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं? ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियां। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले नलिका युक्त ग्रंथियों के बारे में बताया था कि यदि पूछा जाए कि शरीर में डक्ट वाली ग्लैंड्स जो हैं उनके क्या नाम है, एक नाम के बजाय मैंने आपको 3 नाम बताए थे, श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और आपका ऑयल ग्लैंड्स। ये डक्ट्स वाली ग्रंथियां हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो डक्ट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, नलिकाओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स की कैटेगरी में आती है, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों की कैटेगरी में आती है। इससे जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होकर के ब्लड के द्वारा ही टारगेट साइट तक उसको पहुंचा दिया जाता है या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी बॉयज डेवलप अ डीप वॉइस। यहाँ इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आप ए में भर चुके हैं, थायरॉक्सिन आप बी में भर चुके हैं, डक्टलेस आप सी में भर चुके हैं, तो बचा ही आपका डीप, और ये 4th वन के लिए सही है, डी के लिए। तो लिखेंगे आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी बॉयज डेवलप अ डीप वॉइस, यानी कि उनकी आवाज जो है वो मोटी और गहरी हो जाती है। बच्चों, आज की क्लास में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने रिवाइज किए। आशा करती हूँ सारे क्वेश्चंस जो आपने किए कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए उसको आपने करा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और आपने अपनी नोटबुक में उसको नोट भी कर लिया होगा। जिसने हिंदी में चाहा होगा उसने हिंदी में नोट किया होगा, और बच्चों ने स्क्रीन से कॉपी करके इंग्लिश में भी नोट आप कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए चैट की आपके पास सुविधा है, उससे आप चैट के माध्यम से क्वेश्चन को अपने रेज कर सकते हैं। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले सेशन में फिर हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।